बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है 9th क्लास फिजिक्स का न्यू बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है जी फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। इससे हम बात स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज डिस्कस कर लिए थे। ये उसी से रिलेटेड है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स आज हमारा टॉपिक सबसे पहले ये है। फोर्सेस कैसे एक्ट इन पेयर्स वर्क करती हैं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। देखिए, एक टेबल है। एक टेबल के ऊपर अगर हम लोग, ये सपोज एक टेबल है, तो इस टेबल पर हमने एक बुक रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है जी? ये एक बुक है। अब ये जो बुक है, देखें, बुक का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है एज अ एक्शन, और वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। यानी बुक का वेट वो क्या है? एक्शन, नीचे की तरफ। और इसी तरह से जितना बुक का वेट है वो फोर्स एक्शन की शक्ल में वो टेबल के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, उसी के इक्वल जो फोर्स है टेबल लगाता है इसके ऊपर, वो अपवर्ड होती है, जिसको हम लोग रिएक्शन भी कहते हैं, या आप उसको एफ भी बोल सकती हैं। ठीक है जी, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। रिएक्शन फोर्स के नॉर्मल, ये टेबल इस पर एग्जैक्ट करता है। तो एट अ टाइम ये जो टेबल जो है वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर अगर मूव नहीं कर रही, वो नीचे भी नहीं गिर रही, ना वो वहीं पर ही रहती है, स्टिल रहती है, तो किस वजह से है? कि दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स जो बुक एक्ट हो रही है वो एक्शन है, और जो टेबल इस पे एक्ट कर रहा है वो रिएक्शन है। ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के असर को, दोनों फोर्सेस जो है वो कैंसिल कर देती हैं, इक्वल है, अपोजिट है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक। तो इसलिए बुक जो है वो स्टेबल रहती है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कोई गन है, अगर आपके पास सपोज ये कोई एक मैं गन बना रहा हूं, ठीक है जी, मतलब समझें कि ये हमारे पास कोई गन है। अब ये जो गन है, ठीक है, अब गन से जब आप बुलेट फायर करते हैं यहां से, मतलब आप, मतलब जैसे ही आप गन से बुलेट जो है, ये बुलेट हमने फायर कर दी है। अब जो बुलेट फायर हुई है, हमने क्या किया है? वो एक्शन है। वो क्या है? एक्शन। एक्शन की शक्ल में उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। एक्शन, बुलेट जो फायर होने के बाद मूव कर रही है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन उस शक्ल में गन जो है वो हमारे शोल्डर पर जर्क की शक्ल में एक फोर्स अप्लाई करती है, और वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे या एफ एन नॉर्मल फोर्स। ये भी क्या वही सेम सीन है यहाँ पर भी, कि ये भी पेयर्स में वर्क करते हैं, कि एक्शन जो है वो आगे की तरफ, उतनी ही फोर्स उसी वक्त प्रोड्यूस हुई बैकवर्ड। जैसे ही हमने गन को फायर किया तो गोली आगे की तरफ गई, ये एक्शन था। लेकिन जो गन है उसने झटका दिया हमारे शोल्डर को, ये बैकवर्ड था। ठीक है, जर्क या झटका। तो ये जो फोर्स है, दोनों फोर्सेस जो होती हैं एट अ टाइम, ये भी क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि भाई फोर्सेस जो है वो इन पेयर्स वर्क करती हैं। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करती हैं कि एक्शन जो है वो आगे की तरफ, रिएक्शन जो है यहाँ भी गन फायर करने पर पीछे की तरफ, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, और इन पेयर एक्शन हुआ तो रिएक्शन। सादा लफ्ज में बताने वाली बात सिंपल ये है कि दोनों एग्जांपल्स में हमने जो आपको बताना है वो ये है कि अगर एक्शन ही नहीं होता तो रिएक्शन कहां से आएगा? तो ये एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर्स में वर्क करती हैं। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी, देखें भाई, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, वैसे तो अगर हम बात करें इस पर, जो न्यूटन्स के तीनों लॉज हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो मतलब अगर कहा जाए तो हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ जो हमारी बड़ी बड़ी मतलब चीजें हैं, जो हमारी आम लाइफ में जो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये वो, उन पर देखा जाए तो ये काफी हद तक एक्यूरेसी से वर्क कर रहे हैं, काफी हद तक।
लेकिन अगर हम इन्हीं ही हमारी एवरीडे लाइफ में अगर हम जरा इसको फोकस करते हैं माइक्रो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटे बॉडीज के लिए या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, जैसे एटम्स हैं, ठीक है जी, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनकी तरफ जाते हैं तो वहां पर यही जो न्यूटन्स के लॉज हैं ये वहां पर हमें वैलिड होते हुए दिखाई नहीं देते। वहां पर इनकी वैलिडिटी जो है वो उस तरह से वर्क नहीं करती जैसे बड़े बड़े बॉडीज के लिए करती है। यानी एक तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो है उसके लिए मैंने क्या बात की कि जो एलिमेंट्री छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक तो आपके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन पर इनकी वैलिडिटी जो है वो नहीं होती। ये उस तरह से वर्कआउट नहीं, मतलब वैलिड नहीं रहते न्यूटन्स के तीनों लॉज जैसे बड़े बड़े बॉडीज के लिए होते हैं। एक तो ये साबित हुआ, और इसके लिए हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी थ्योरी जो 1905 में उन्होंने दी थी, उस रिलेटिविस्टिक के ऊपर जो थ्योरी उन्होंने दी थी उससे भी ये बात साबित हुई कि भाई जब उन्होंने बताया और उसके बाद हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट जो है उन्होंने डिस्कवर की थी आइंस्टाइन ने, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट से जो पार्टिकल मूव करते हैं उसके बाद से जो हमने डिस्कस करना शुरू किया, चीज़ों को स्टडी किया, यानी स्पीड ऑफ लाइट की तरह या मतलब उस तरह से जो मूव करती हैं इतनी स्पीड के साथ, तो वो जो बॉडीज हैं उन पर भी ये मोशन के जो लॉज हैं न्यूटन्स के वो अप्लाई नहीं होते। तो बात यह है कि ये तो समझ लें कि अप्रोक्सीमेशन है के तौर पर अगर हम बात करें तो किसी हद तक तो हम बात करेंगे एक अप्रोक्सीमेशन में। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स अगर वो लाइट की स्पीड के करीब करीब या क्लोज मूव करते हैं तो वहां पर ये नहीं करते, या फिर बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्री पार्टिकल वो भी, अदरवाइज हमारी आम लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज भी ये अगर मोशन या वेलोसिटीज की ऑब्जेक्ट की बात होती है, फोर्सेस की बात होती है, तो ये उसी तरह वर्क कर रहे हैं। सिर्फ इन दो बातों कर के अलावा जो मैंने अभी बात की कि छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स हैं उन पर जो है ये हमारी एक समझें कि न्यूटन्स लॉ की लिमिटेशन लग जाती है, हद बंदी हो जाती है कि ये उन पर नहीं अप्लाई होते, और ना ही ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड जो है वो जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट की तरह कम है या उसके मुताबिक है, तो वहां पर भी ये अप्लाई नहीं होते। ये थी जी लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज की बात हमने कर ली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मैस एंड वेट। मैस एंड वेट, इसको आम तौर पर हम जरा कंपैरिजन की शक्ल में ज्यादा अच्छा डिस्कस कर लेते होते हैं कि मैस क्या है, वेट क्या है। इसका क्वेश्चन भी बड़ी दफा इस तरह पूछा जा चुका है कि भाई कंपेयर बिटवीन मैस एंड वेट, तो उसमें आप लोग इनको जरा पॉइंट्स की शक्ल में ज्यादा अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैस बेसिकली क्या होता है? मैस होता है भाई द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच विच अ बॉडी पोजेस्ड, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच अ बॉडी possessed is called mass। लेकिन अगर हम वेट को डिफाइन करेंगे तो वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होती है। अगर हम मैस क्या है? मैस क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी है। देखिए मैं मेरे हाथ में इस वक्त अगर आपको ये मार्कर जो मैंने पकड़ा हुआ है बोर्ड मार्कर, तो इसकी जो एक्चुअल जो इसकी क्वांटिटी है उसको अगर हम किसी भी बैलेंस पर, ऑर्डिनरी बैलेंस पर या फिजिकल बैलेंस पर मेजर करेंगे तो वो इसकी क्वांटिटी है जिसको मैस कहते हैं। लेकिन अगर अभी मैं इसको देखता हूं, ये देखें इस पर कोई फोर्स भी एक्ट कर रही है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फिर इसका जो है वो वेट होगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो फिर हम इसके वेट की बात करते हैं। वेट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग जो है वो बात समझ लें कि हम लोग बड़ी सी जगहों पे मैथ्स की करते हैं, यानी बात तो मैथ्स की करनी चाहिए लेकिन हम वेट बोल रहे होते हैं। हमें हम बात कर रहे होते हैं भाई हमें ये चीज जो है वो इतने किलो में चाहिए, मतलब वो होता उसका वेट है आमतौर पर, लेकिन हम उसको किलो में काउंट कर रहे होते हैं, हालांकि वेट का यूनिट भी डिफरेंट है। तो वेट बेसिकली क्या है जी? वेट ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट है वो इस किसके इक्वल होता है? वो एक फोर्स के इक्वल होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है भाई? इज इक्वल टू द फोर्स,
ठीक है, वो उस फोर्स के इक्वल होता है कि जो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, जो फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी पर कितनी लगती है, जैसे ये मार्केट में बात कर रहा हूँ, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके वेट के इक्वल होती है। जितना किसी का वेट होगा उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है। ये तो पहली बात होगी कि भाई अगर बाय डेफिनेशन देखें तो मैथ हमने क्या बोला कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, विच ऑफ बॉडी पोजेस, किसी भी बॉडी की जितना उसकी क्वांटिटी होगी जो वो रखता है वो बॉडी, वो उसका मैस होता है। लेकिन वेट क्या है, वेट उस बॉडी का इक्वल उस फोर्स के होता है, ये एक फोर्स है, ठीक है। फिर सादा लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैस है वो क्या है, ये भाई एक स्केलर क्वांटिटी, मैं जरा डिटेल नहीं लिखूंगा, सिंपल लिख रहा हूँ, ये स्केलर है, ठीक है। और ये जो है वेट क्या हुआ फिर, क्योंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्व है, इसके लिए डायरेक्शन इन्वॉल्व, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और दूसरी बात है कि हम इसके लिए अगर मैस को मेजर करना चाहें तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑर्डिनरी बैलेंस भी हो सकते हैं, फिजिकल बैलेंस भी हो सकते हैं, हम इनकी मदद से इनको मेजर कर सकते हैं। यानी फिजिकल बैलेंस यूज होते हैं किस लिए, टू मेजर। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमारे लिए फिजिकल बैलेंस की बजाय स्प्रिंग बैलेंस यूज किए जाते हैं। वेट के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं टू मेजर द वेट। फिर एक और बात कर लें तो भाई इसका यूनिट क्या होता है, मैथ्स का यूनिट। देखिए कितना इन दोनों में फर्क है, लेकिन हम इन दोनों टर्म्स को एक ही तरह फॉलो कर रहे होते हैं। मैथ्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, ये मैथ्स का यूनिट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वेट का यूनिट क्या होता है, भाई वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन है। बात समझ आ रही है। अब अगर आप मैथ्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम, में से आप निकाल सकते हैं, यानी M इज इक्वल टू एफ ओवर ए, इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर W इज इक्वल टू एम जी होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो आप वहां से भी मैथ्स निकाल सकते हैं कि मैथ्स इज इक्वल टू W बाय जी, या तो इस फार्मूला। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट के लिए क्या फार्मूला अप्लाई किया जाता है, W वेट निकालते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। यहां भी आपको फर्क दोनों का नजर आ गया। फिर जो आपका मैथ्स है वो हर जगह पर, किसी भी जगह पर आप जाएं तो मैथ्स क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती मैथ्स की, रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम भी कह सकते हैं, वो हर जगह पर सेम रहता है। लेकिन आपका जो वेट है वो चेंज हो सकता है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये सेम नहीं रहता। मतलब वेट जो है चेंज विद ऑल्टीट्यूड, यानी अगर आप बुलंदी पर चला जाएं, हाइट पर चले जाएं, तो ऑल्टीट्यूड की वजह से वहां क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जैसे जैसे आप अर्थ से दूर होते जाती हैं, हाइट पर जाती हैं, उसके सेंटर से दूर होती हैं, तो वैल्यू ऑफ जी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। चेंज विद ऑल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ जी, यानी जी जो है उसकी वैल्यू में तब्दीली की वजह से आपका जो वेट है वो आपका चेंज हो जाता है। आपने यहाँ देखा कि हम लोगों ने अभी दोनों की बातें की, तो वेट और मैथ्स में आपने देख लिया कि किस कदर ये एक दूसरे से किस किस लिहाज से ये डिफरेंट हैं। ये वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ बड़े मतलब शॉर्ट वे में डिस्कस किए हैं, इनको आप वो मतलब पूरे सेंटेंस में भी कन्वर्ट, लेकिन यहाँ मकसद था आपको इन दोनों में फर्क बताना कि भाई मैथ्स और वेट जिनको कंसिडर ये किया जाता है कि दोनों एक ही बात है, आम जिंदगी में समझा जाता है, ऐसा नहीं है। मैथ्स इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, वेट डिफरेंट, तो वो आपने देखे इनके फर्क। तो भाई ये था टॉपिक मैथ्स एंड वेट से रिलेटेड हमारी बात। आगे हम चलते हैं इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, पहले तो आपको फील्ड का पता होना चाहिए। फील्ड क्या होती है भाई, फील्ड असल में एक एरिया को बोलते हैं, ठीक है जी। और ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशन की वजह से जो एरिया होता है उस पर बात हो रही है। लेकिन कैसे इसको आप समझेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड बेसिकली एक स्पेस है और वो किसके गिर्द होती है, दो मैसेज के गिर्द, दो बॉडीज के गिर्द, जिनके मैसेज हैं। सपोज एक बॉडी ये है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आपको।
ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब ये जो दो बॉडीज हैं इनके दरमियान जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, ये जो स्पेस है सारी, ये जो जगह है, इस जगह में इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन मौजूद है एक दूसरे के लिए। हर हमारी कायनात में जितने भी बॉडीज हैं वो सारे यूनिवर्सल ये ट्रुथ है कि भाई वो सारे एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं लेकिन अट्रैक्ट भी करते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके इन बिटवीन, यहाँ हमारी बात हो रही है कि जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है स्पेस में, इन दोनों के दरमियान जिस एरिया तक, जिस स्पेस तक, जितने हिस्से तक, वो जो स्पेस है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। दो बॉडीज के दरमियान, बात की समझ आई? तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये जितना आप बॉडीज को करीब लाती हैं उतनी ये बढ़ती है। अगर इनको एक दूसरे से अपार्ट करते जाएंगे, फॉर अवे, तो फिर क्या होगा, ये कम होती जाती है और बहुत ज्यादा दूर जाने की वजह से खत्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो बात है फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये असल में स्पेस है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये स्पेस है किन के दरमियान, अराउंड टू मैसेज, मतलब कोई भी दो मैसेज हो सकती हैं। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक मैच हम अर्थ ले लें, एक हमारे पास मैच जो है वो अर्थ है, ठीक है, अर्थ की बात हो रही है, दूसरा कोई भी बॉडी हो सकता है, मतलब यहाँ पर मैच, ये मैच अर्थ का है। तो अर्थ जो है वो हमारी कायनात में हर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है इससे वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। और दूसरी बात जो है ग्रेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं जी की, अगर किसी का वेट भी बॉडी का होता है तो W इज इक्वल टू मैस और जी, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ये वो ग्रेविटी है जो फ्री फॉल, जो हम काफी दफा बात कर चुके हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये ऑल द टाइम हमारी मौजूद है। यानी अर्थ में अगर कोई भी बॉडी है, ये मार्कर है, मैं हूं, कोई भी, सारी चीजें हर एक पर ये एक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो इसी वजह से हमारा वेट होता है। जितना हमारा क्वांटिटी है बॉडी की मैस, उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा एक्चुअल वेट भी जो है वो इसी शक्ल में आता है। तो यहाँ हम चूंकि ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे थे, ग्रेविटेशन फील्ड के साथ साथ एक वर्ड बात करेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये जो हमने बताया, जिस एरिया में ये जो आपने अभी हमने बात की कि भाई वो एरिया, वो सरफेस जहां पर ये ग्रेविटी या ये अट्रैक्शन जो है वो दोनों बॉडीज के दरमियान होती है उस स्पेस में, अब ये पर यूनिट एरिया कितनी है, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, वो जो पर यूनिट एरिया हम फील्ड निकालेंगे वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। बाकी इस आर्टिकल में जो मैंने आपको शुरू में बात बता दी, ठीक है, अगर रीडिंग कहते हैं तो इसकी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ कि इसमें वही बात है कि जैसे जैसे आप अवे जाते जाएंगे अर्थ से, उसके सेंटर से, तो वैल्यू ऑफ जी कम होगी, वैल्यू ऑफ जी कम होने से वेट भी कम होगा, ठीक है। आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी वीक हो जाएगा, आपकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो ये तीनों चीजें, यानी जो फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड वो भी स्ट्रांग होगा, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी, और आपका वेट जो है वो भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रेविटेशन फील्ड के हवाले से हमने डिस्कस करनी थी। बाकी मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि द ग्रेविटेशन फील्ड इज अ स्पेस, ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली, अराउंड अ मैस इन विच अनदर मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से ये मैस इस मैस के साथ क्या कर रहा है कि भाई वो एक फोर्स उससे एक्सपीरियंस करता है, उसको फील होती है एक फोर्स। वो जो फोर्स है वो जिस एरिया में, स्पेस में, वो जितने स्पेस में वो फील कर रहा होता है वो उसकी कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम इसको दूर ले जाते जाएंगे तो हम इसके ग्रेविटेशन फील्ड से उसको अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमने बात की कि भाई द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, एज अ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, यानी यूनिट मास पर कितनी फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान में वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक हो गया। तो दस मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स नोन एज इट्स वेट। अब एक बॉडी है वो अपने वेट जितनी लगाएगा, ये कितनी लगाएगा जितना इसका वेट है, ये कितनी लगाएगा, ये भी अपने वेट जितनी, और भी बॉडीज इसी तरह से अपने वेट जितनी। तो इसकी वैल्यू जो है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये 10 न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो होती है, ठीक है जी। तो एज द वैल्यू ऑफ जी वेरियस, जैसे मैंने बात कर दी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद ऑल्टीट्यूड, मतलब हर जगह
इसमें फर्क पड़ सकता है, और स्पेशली ऑल्टीट्यूड के लिहाज से क्या होगा कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती है, द वैल्यू ऑफ, तो फिर वेट डज नॉट रिमेन द सेम एवरीवेयर। जैसे हमने बात की कि भाई पीछे हमने मैथ्स और वेट में बात की थी, मैथ्स कांस्टेंट होता है, मतलब आपने 5 किलो दाल खरीदी है तो आप चाहे गुजरांवाला में उसको पकाएं चाहे मरी ले जाएं जाके पकाएं उसको, वो 5 किलो ही होगी। लेकिन आप अपना वेट अगर बात करती हैं, अगर ये दाल के वेट अगर आप निकालेंगे तो वेट गुजरांवाला में और मरी में, यानी जब वो हाइट पे आप जाएंगे यकीनन उसमें कुछ ना कुछ फर्क आने वाला है। ठीक है जी, तो ये थी वो सारी बातें कि भाई इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन जी थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन। एक खास लोकेशन, जैसे हम गुजरांवाला में रहते हैं तो वेट चेंज नहीं होता, चाहे आप गुजरांवाला में यहाँ से जनाब मतलब यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे तो वेट आपका वही रहेगा, इट्स वेट इज प्रोपोर्शन टू इट्स mass, thus we can conveniently compare the masses of two objects at a given location by comparing their weights। और वेट जो है वो डेफिनेटली हमारे मैस पर जो है उसके साथ वो डिपेंड करता है, जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होता है उतना ही उसका वेट ज्यादा होता है, क्योंकि डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी की, अभी हमने बात की। तो अगर मैस जो है वो 10 है सपोज, तो जी तो रहना ही 10 है, 100 हो जाएगा। अगर मैथ्स हम बढ़ा देते हैं, मैथ्स हो जाता है जी 100, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। यानी मैथ्स जो है बढ़ाने से वेट बढ़ता है, यानी आपका वेट जो है वो मैथ्स पर डिपेंड करता है। तो ठीक है जी, ये वो चीजें थी जो आपने यहाँ डिस्कस करनी थी मेरे साथ। तो भाई ये हो गया आपका मैथ्स एंड वेट के बाद ग्रेविटेशन फील्ड वाला कंसेप्ट भी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। ये 2 एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3.1 जी। इसमें हमें क्या दिया गया है, 10 kg ब्लॉक मूव्स ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल, यानी हमें क्या गिवन है 10 kg, kg मतलब हमें मैस दिया गया है, लिखें जी मैस, एम से डिनोट करते हैं, कितना है जी 10 kg। अगली बात कि सरफेस विद एन एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, लिखें जी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आगे जाएं तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है भाई। तो फोर्स किसके इक्वल होगी, एफ के। तो अभी हम लोग ये न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमने स्टडी किया था वो उसमें हमने रिलेशन बनाया था, एफ किसके इक्वल होता है एम ए। तो लिखें जी सोल्यूशन, वी नो दैट, वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एम की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू सर क्या होता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पीछे हम ये प्रूव कर चुके हैं, ये न्यूटन के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर आप ये भी लिखा रहने छोड़ देंगे तो तब भी ठीक होगा। ये थी भाई आपकी एग्जांपल नंबर 1 छोटी सी, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दी गई है 3.2 जी। एग्जांपल नंबर है जी हमारी 3.2, एग्जांपल नंबर 3.2, उसका हम डेटा बनाएंगे। हमें हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन, हमें फोर्स गिवन है जी। यहाँ पर फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू 7500 न्यूटन। उसके बाद देखें क्या है, अप्लाई टू मूव अ ट्रक ऑफ मैस, ट्रक का मैस कितना है 300 किलोग्राम, हमें मैस गिवन है, मैस मतलब m, और कितना है 300 किलोग्राम। अच्छा जी। उसके बाद है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं भाई, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हमें दी गई है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमें गिवन है वी आई, वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, पहले स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है भाई, 36 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। और मजीद आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको सॉल्व आसानी से कर लेना होता है कि 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, और नीचे क्या है, आवर को क्या लिखेंगे, एक आवर में कितने सेकंड होती हैं
3600 या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 दोनों तरह लिख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये 20 से कट के बगैर कैलकुलेटर भी अगर सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। 36 1 36। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद लिखिए फाइनल वेलोसिटी। देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है वीएफ, वो हमें कितनी गिवन है जी, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। लिखें जी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर दें मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे क्या है आवर यानी 3600। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड लिखने साथ, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड इसके साथ लिखना है। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें, देखें 2 जीरो यहाँ भी कट गए इसके साथ, 36 1 और 2 72 होता है, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई है फाइनल वेलोसिटी वीएफ की वैल्यू। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो हमने फाइंड आउट करना है, देखें यहाँ पर जी क्या क्या एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है। जब हम ए फाइंड आउट करना है तो देखना है, हम देखते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास एफ भी है, एम भी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट, लिखें जी वी नो दैट, किसके लिए हम जा रहे हैं, फॉर ए फाइंड आउट करना जा रहे हैं। तो ए के लिए क्या फार्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करते हैं आप, ठीक है। एक और तरीका भी, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले मॉडिफाई कर लें जैसे आपको आसान लगे। मॉडिफाई करते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, ए इस तरफ ले आया हूँ, ये डबल एरो रीशफलिंग के लिए, तो एफ डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 7500 न्यूटन, और नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास मैस कितना है, वो है 300 किलोग्राम। तो लो भाई इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें कि जब आप 7500 को 300 से डिवाइड करते हैं तो डबल जीरो यहाँ भी कट गए, और 3 के टेबल से इसको काटें तो क्या आता है 25, 3 इधर 75, तो 25 ऊपर न्यूटन है, नीचे किलोग्राम है। और न्यूटन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर खोल देता हूँ, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, नीचे किलोग्राम है तो किलोग्राम किलोग्राम से कट जाएगा, न्यूटन का मैंने यूनिट उसको मॉडिफाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। तो लो भाई ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद हम लोग जो है वो मजीद आगे जाएंगे, हमने दूसरा पार्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टी। तो टी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टी फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास वी आई है, वी एफ है, ठीक है। ए नहीं था, ए भी हम निकाल चुके हैं, तो मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो लिखें जी फॉर टी, टी निकालने के लिए आप लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको भी थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना है तो पहले कर लें, ये वी आई इधर आ जाएगा, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू टी। अब आपका टी जो है वो मैंने सेपरेट कर दिया है, यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी एफ की वैल्यू कितनी है 20, 20 में से माइनस क्या करना है 7 यूनिट लगा लें, चलें अगर शुरू में लगा रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकंड, माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, लगा लें साथ इधर भी यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या है 25, एक्सेलरेशन क्या है जी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारा किसके इक्वल है, टी की। इसको आप मजीद सॉल्व कर लें, 20 में से आप 10 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 20 में से 10 को निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा भाई, 20 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है, 10 को आपने 25 पे डिवाइड करना है इसको, तो फिर आपके पास टी की वैल्यू जो है वो आ जाती है यहाँ से। अगर 10 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये लग रहा है कुछ कहीं पर छोटी सी वैल्यू में आया है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू थी 7500 है या 75,000 है, वो चेक करनी पड़ेगी। फोर्स की वैल्यू कितनी है 7500 न्यूटन थी, ठीक है। और मैथ्स हमारा कितना था, मैथ्स हमने लिखा है जरा जल्दी में थी 3000, वेरी सॉरी बेटा, मुझे लग रहा था कि वैल्यू जो वहाँ छोटी आ रही है, ये 3000 है बुक पर, ये गलती से जल्दी में 300 लिख दिया, तो 3000 किलोग्राम। तो आप 3000 किलोग्राम जो है वो यहाँ अगर 3000 लिखते हैं किलोग्राम, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 2.5 होगी, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये 3000 है, 2 जीरो तो कट गए, लेकिन एक जीरो फिर भी रहेगा, 30 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 की जगह 2.5 आता है। तो यहाँ भी आप जब पुट कर रहे हैं तो वो 2.5 है वैल्यू, यहाँ भी,
ठीक है जी। अब 2.5 से अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है, 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करें, 2.5 क्या होता है, हाफ का 5 का हाफ, ठीक है, और 5 का 5 और 5 4, यानी सीधी सी बात है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 10 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 सेकंड। इसकी जो यूनिट है वो 7 आप अगर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा इसको और जरा वाजे कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, कि 20 में से 10 तो 10 मीटर पर सेकंड था यहाँ पर, और नीचे क्या था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्वल टू टी है। ये मीटर इस मीटर से कट गया, ठीक है। ये सेकंड जो स्क्वायर है ये जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ ये 2 में से -1 माइनस होकर सिर्फ एस रह जाएगा सेकंड। तो यहां से हमारे पास टी की वैल्यू फिर क्या आ जाती है 4 सेकंड, यानी टी हमारे पास इक्वल आ जाता है 4 सेकंड। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन। तो कभी कभी जल्दी लिखते हुए वैल्यूज में यहाँ 3000 है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे लेक्चर में मैंने 300 बोला है, पीछे जा रहा है, तो अब मैंने इसको बता दिया कि ये गलती से 3000 लिखना था हमने 300, तो वही पुट करना है, ठीक है। तो 3000 आप पुट करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से। ये सिर्फ बेटा समझाने के लिए चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल को कॉपी करना, उसको मतलब उस तरह से करना मैंने कभी आपको नहीं सिखाया। आपको हमेशा बोला है कि आपने अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आनी है। मैं जो करता हूँ वो मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, करना कैसे है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, मेथोडोलॉजी क्या है, लेकिन समझ आपको ज्यादा बेहतर उस वक्त आती है जब आप अपने हाथों से उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा आज के लिए यही है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी वीडियो में मैं आपको जो है वो इससे आगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं जिन पर बात होगी नेक्स्ट में, वो भी बड़ा, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है जिस पर बात होगी। तो आज के लिए इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।